गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मेंसुरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, यदि आप पूरी क्लास अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट आपको इस क्लास में पूरा हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, टोटल क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मेंसुरेशन के ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है डियर स्टूडेंट कि मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि मेंसुरेशन बहुत एक अच्छा रोल अदा करता है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 5 से 6 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्लास में मैं आपको मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके और आपको पता भी लग सके कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि हम कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएं। तो सारी चीजों के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, एक बार इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तो मेंसुरेशन से 5 से 6 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे। आप 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर इन 5 से 6 क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। मैं बिल्कुल शानदार तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट डियर स्टूडेंट टॉप 100 रैंक के अंदर आना चाहता है अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में, वह स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ इस क्लास को पूरी अच्छी तरीके से जरूर देखेगा। डियर स्टूडेंट, जिसको ये लगता है कि मैं टॉप 100 रैंक के अंदर लाऊंगा तो उस स्टूडेंट को जरूर यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, जिसको उसको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से यदि पढ़ रखा है तो रिवाइज हो जाएगा और जो अभी तक नहीं पढ़ रखा है उसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और आपको डियर स्टूडेंट यह भी समझ में आएगा कि इन 25 क्वेश्चन की सीरीज में कितने क्वेश्चन मैं बिल्कुल सही अपने आप से कर पा रहा हूँ, इसका भी अंदाजा आपको इस क्लास में लग पाएगा। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास का उसकी ऊंचाई से अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोला गया बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ आपका 264 मीटर स्क्वायर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ होता है डियर स्टूडेंट 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखा है 264। ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण 1। फिर क्वेश्चन में आगे यह बोला जा रहा है कि उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है 924 मीटर क्यूब। इसको हम मान लो समीकरण 2। अब करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, हमको बेलन के व्यास और ऊंचाई में अनुपात निकालना है। यानी कि हमको बेलन का व्यास और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दोगे तो मिलेगा आपको पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। ये आपका समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 में 1 से भाग करना है तो समीकरण 1 आपका क्या है 2 पाई आर इनटू पाई एच, जिसकी वैल्यू कितना है आपका 264। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने समीकरण 2 में डियर स्टूडेंट समीकरण 1 से भाग कर दिया। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आपका एक आर कैंसिल,
h से h कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा r/2 बराबर, इसको भी कैंसिल आउट कर लो। तो सबसे पहले हम 4 से काटते हैं, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, फिर 4 से काट लो तो 4 छक 24, फिर 4 छक 24, 11 से काटो तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, फिर 11 छक्का 66। फिर अब किससे कटेगा, फिर आप 3 से काट लो तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि फाइनली सिंपलीफाई करने पर 7/2 मिल जाएगा। अब देखो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 7 मीटर, क्योंकि मीटर में यूनिट दिया है, तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी डियर स्टूडेंट 7 मीटर। तो यदि आपका त्रिज्या 7 मीटर है तो व्यास कितना होगा, व्यास आपका होगा 14 मीटर, क्योंकि जो आपका व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। अब आपको ऊंचाई चाहिए, तो r का मान 7 जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 गुणे h बराबर कितना है आपका 264। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 22 से काट दो 132 को, तो 6 बार में कटेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6 मीटर। आपको निकालना है बेलन के व्यास और ऊंचाई में अंतर, तो बेलन का व्यास आपने निकाला है 14 और ऊंचाई आपका है 6, इसको 2 से काट लो तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, यानी कि फाइनल जो आंसर आएगा बेलन के व्यास और ऊंचाई में वो आपका 7:3 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से अच्छी तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है 1:2:4 के रूप में, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है ये आपको बताना है। तो देखना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। घनाभ की जो भुजाएं दे रखा है 1:2:3 के रूप में, तो मैं मान लेता हूँ घनाभ की भुजाएं L, B और H होती हैं। जो आपका 1:2:3 के रूप में दिया है, तो मैं मान लेता हूँ घनाभ की भुजाएं x/2x/4x है, क्योंकि 1:2:4 दिया था, तो मैंने मान लिया कि घनाभ की भुजाएं x/2x/4x के अनुपात में है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आयतन आपका 64,000 घन सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है LBH। LBH की वैल्यू आपका है 64,000 घन सेंटीमीटर। LBH की वैल्यू रख दो, तो L की वैल्यू x, B की वैल्यू 2x और H की वैल्यू आपका है 4x बराबर आपका हो जाएगा 64,000। तो 4 दूना 8x³ बराबर आपका हो जाएगा 64,000। 8 से काट दो तो 8 हटाए 64, ये 3 जीरो उतार दो, तो x³ की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको मिल जाएगी 8,000। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 8,000 का घनमूल निकालोगे तो 20 आएगा। आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। तो सबसे बड़ी भुजा आपकी कौन सी है, ऊंचाई। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 4 गुणे x की वैल्यू आपने निकाला है 20, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपका 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 20 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए।
ये सारी चीजें डियर स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने पिछली क्लासेस में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रखा है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से डियर स्टूडेंट सारे चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है। अगर आपने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट अच्छी तरीके से सिलेबस के अनुसार तैयारी कर रखे हैं उन स्टूडेंट को प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैंने करीब 10 से 15 दिनों से डियर स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आता हूं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस के अनुसार ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में बार-बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सारे तरीके से मतलब हर एक तरीके से मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं जिससे आप बेस्ट से बेस्ट नंबर ला सके अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में। बस जरूरत आपको है मेहनत की, तो मेहनत जरूर अच्छी तरीके से कीजिएगा जिससे आपका बेहतर नंबर आ सके अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल्कुल ए भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है 14 सेमी ऊंचे खोखले बेलन का आयतन आपका 176 घन सेंटीमीटर है, यदि उसके बाह्य व अंतःवक्र पृष्ठों का अंतर आपका 88 वर्ग सेमी हो तो उसकी अंतर एवं बाह्य त्रिज्या की लंबाई क्या है, ये आपको बताना। तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी कॉन्सेप्ट है, खोखले बेलन का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि वो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है। खोखले बेलन का आयतन होता है डियर स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू का एच। ये आपका खोखले बेलन का आयतन है जिसमें कैपिटल आर आपका बाह्य त्रिज्या है और स्मॉल आर आपका आंतरिक त्रिज्या है। इसका आयतन आपको दे रखा है 176 घन सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू रख दो बाबू 22/7, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। एच की वैल्यू आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 रख दिया, बराबर आपका हो जाएगा 176। अब देखो यहाँ पर मैं 7 से काट देता हूँ, तो 7 दूना 14, 2 से काट दो तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 22 से काट दो तो 22 चौका आपका होता है 88। यानी कि आपने देखा कि आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गया 4। इसको हम मान लो समीकरण। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि बाह्य व अंतःवक्र पृष्ठों का अंतर आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बाह्य वक्र पृष्ठ क्या होगा, बाह्य वक्र पृष्ठ आपका 2 पाई r इनटू का h होगा, और जो आपका अंतःवक्र पृष्ठ होगा वो आपका 2 पाई स्मॉल r h इनटू का h होगा। ये बाह्य वक्र पृष्ठ और अंतःवक्र पृष्ठ का जो अंतर है वो आपका है 88। अब देखो 2 पाई और h इसमें भी है, 2 पाई और h इसमें भी है, तो 2 पाई और h आप कॉमन ले लो तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी 88। अब देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू 14 है, r माइनस का स्मॉल r बराबर आपका हो जाएगा 88। देखो 22 चौको 88, फिर यहाँ पर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, ठीक है। अब देख रहा है ये आपको मिल जाएगा 14 r माइनस का स्मॉल r बट्टे का 7 बराबर 2, तो 2 सत्ते 14 और a 7 से बाबू 7 कैंसिल, तो r माइनस का स्मॉल r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। इसको मान लो समीकरण 2। अब देखना r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर किसके रूप में है, ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b यानी r प्लस r, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि r माइनस r बराबर आपका हो जाएगा 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में था तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b के रूप में लिख दिया। अब r माइनस r का मान 1 है, तो जब r माइनस r का मान यहाँ पर 1 रखोगे तो r प्लस r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखना डियर स्टूडेंट, समीकरण 3 और 1 2 को यदि मैं सॉल्व करूं, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करूं तो हमारा कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब समीकरण 3 और 2 को सॉल्व करोगे,
समीकरण 3 और 2 को आपस में जोड़ोगे तो जो कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 2.5 और जो स्मॉल आर की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 1.5। कैसे सॉल्व करना है तो 2 और 3 को आपस में जोड़ दो तो स्मॉल आर कैंसिल होगा तो 2r बराबर 5 मिलेगा तो r बराबर कितना मिल जाएगा 2.5। अब कैपिटल R बराबर 2.5 होगा तो स्मॉल r बराबर 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो बाह्य त्रिज्या होगी वो आपका 2.5 सेंटीमीटर और जो आंतरिक त्रिज्या होगी वो आपका 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान सा ये क्वेश्चन है। बस अच्छी तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइए, कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैं बिल्कुल शानदार तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को बोला है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः P, Q और R है, तो उसका आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले संलग्न फलक का मतलब क्या होता है? संलग्न फलक का मतलब ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे ऊंचाई या ऊंचाई गुणे लंबाई। या संलग्न फलक का आपको जो क्षेत्रफल दे रखा है डियर स्टूडेंट वो आपको दे रखा है PQR के रूप में। तो संलग्न फलक तो पहला संलग्न फलक मैंने LB ले लिया, दूसरा संलग्न फलक मैंने BH ले लिया और तीसरा जो संलग्न फलक होगा वो आपका HL होगा। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है घनाभ की, तो घनाभ की तीन ही भुजाएं होती है, एक लंबाई चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो पहला संलग्न फलक आपका लंबाई चौड़ाई के साथ, दूसरा आपका चौड़ाई ऊंचाई के साथ और तीसरा आपका ऊंचाई लंबाई के साथ आएगा। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो PQR के रूप में, यानी L into B की वैल्यू B है, B into H की वैल्यू Q है और H into L की वैल्यू R है। तो आपको बताना है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इन तीनों का डियर स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो LB गुणे BH गुणे HL बराबर आपको मिल जाएगा PQRT। आपको निकालना है घनाभ का आयतन। तो जब इन सारों का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी PQR के रूप में। तो LBH की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? LBH की वैल्यू निकालोगे तो √PQR आएगा। क्योंकि जो घनाभ का आयतन होता है वो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के रूप में होता है। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो आपका √PQR के रूप में हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए कैसे आया है आपको समझ में आया होगा। मैंने दोनों तरफ करड़ी लगा दिया, तो इधर करड़ी लगाएंगे तो LBH मिलेगा और इधर करड़ी लगाएंगे तो कौड़ी के अंदर आएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार आप अच्छी तरीके से समझ जाइए प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, कि कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर देख लो आपसे फंसेगा नहीं, ये गारंटी है। घन का विकर्ण आपका 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जो घन का विकर्ण होता है वो क्या होता है, 5 है। घन का विकर्ण क्या होता है, एक कड़ी में 3। तो घन का विकर्ण एक कड़ी में 3 की वैल्यू आपको दे रखा है 6 कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है डियर स्टूडेंट 6a स्क्वायर। तो 6 हो जाएगा, a की वैल्यू 6, इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ से 6 गुणे 36 करोगे तो 216 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा डियर स्टूडेंट वो आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। यदि एक क्वेश्चन मिस किए तो ये समझ लो 3 से 4000 स्टूडेंट के पीछे चले जाओगे। क्योंकि एक एक नंबर पर डियर स्टूडेंट एक से 2-2 हजार रैंक का डिफरेंस हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा
किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई आपका 2.5 किलोमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल आपका 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है, तो पर्वत की ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। तो भैया सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक शंकु बना दिया, ठीक है, ये आपका एक शंकु है, ठीक है। इसका बाबू आपको दे रखा है तिर्यक ऊंचाई आपका 2.5 किलोमीटर है, यानी यह जो ऊंचाई है वो आपका 2.5 किलोमीटर है और बोला है आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है। आधार का जो क्षेत्रफल है डियर स्टूडेंट वो आपको दे रखा है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 1.54, तो पाई की वैल्यू आपका 22/7 आर स्क्वायर, ये आपका 1.54 है। सबसे पहले 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 तक 44, कितने अंक का दशमलव है? 2 अंक का दशमलव है, तो 2 अंक में मैंने दशमलव लगा दिया। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2r² बट्टे का 7 बराबर 0.14। तो यहाँ से r² की वैल्यू मिल जाएगा 0.14 गुणे 7 बट्टे का 2 की दूनी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से इसको भी काट देते हैं तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। तो r² की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको मिल जाएगा 0.49 के रूप में। r² की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 0.49 के रूप में। तो आपको बताना है कि पर्वत की ऊंचाई क्या है। तो देखो पर्वत की ऊंचाई से मतलब है, तो इसको r ना निकालो तो भी चलेगा। देखना कैसे, आपको ऊंचाई से मतलब है ना, तो ऊंचाई कैसे निकालते हो, यानी कि यह आपका एक समकोण त्रिभुज के रूप में हो गया, यह आपका त्रिज्या होगा। इसे यहाँ पर त्रिज्या भी निकाल लो तो त्रिज्या का मान कितना आएगा 0.7 आएगा, ठीक है। त्रिज्या 0.7 तो 0.7 कर देते हैं। अब आपको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो ऊंचाई का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि आपको निकालना है लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर माइनस कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कोण की वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर। हमको निकालना है लंब की वैल्यू। तो लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कोण की वैल्यू है 2.5, 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.25 आएगा और 0.47 का स्क्वायर करोगे तो 0.49। इसको सॉल्व करोगे तो 5.76 आएगा। ये आपका h² की वैल्यू, तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2.4 किलोमीटर। इस तरीके से बेलन की जो ऊंचाई आएगी वो आपका 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई आपका 2.4 किलोमीटर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। बोला है एक शंकु तथा बेलन के आधारी तथा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर बात हो रही है बाबू शंकु और बेलन का। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है डियर स्टूडेंट कि शंकु तथा बेलन के आधारी तथा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो हम करते क्या है, शंकु और बेलन के आधार के क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान है, तो दोनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को समान कर देते हैं। तो दोनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को समान करते हैं तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर इंटू पाई आर, और बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 2 पाई आर। ये मैंने दोनों को आपस में बराबर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि बेलन तथा शंकु के आधार के क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं, तो मैंने वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कर दिया। अब देखो बाबू पाई से पाई कैंसिल
आर से आर कैंसिल, तो एल बराबर क्या मिल जाएगा 2h। आपको बताना है कि इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, यानी एल की वैल्यू निकालना है। आपको बेलन की ऊंचाई 2 मीटर दे रखा है, यानी एच की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर, तो 2 गुणे आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ से एल की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी, तो ध्यान से समझिएगा। बोला है एक लंब वृत्ताकार शंकु ए का आयतन अन्य लंब वृत्ताकार शंकु बी के आयतन का 3 गुना है। तो सबसे पहले जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है उसी अनुसार हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला है एक लंब वृत्ताकार शंकु ए का आयतन जो है वो लंब वृत्ताकार शंकु बी के आयतन का 3 गुना है। तो एक शंकु बाहु आपका ए है और दूसरा शंकु आपका बी है। मैं मान लेता हूं कि जो आपका शंकु ए है इसका जो आयतन है वो आपका 1/3 पाई, सॉरी 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1, ये मैंने शंकु ए का आयतन मान लिया। और शंकु बी के आयतन को मैं मान लेता हूँ 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू का h2 के रूप में। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ए का जो आयतन है वो लंब वृत्ताकार शंकु बी के आयतन का 3 गुना है, यानी जो ए का आयतन है वो बी के आयतन का 3 गुना है। तो ए के आयतन को बी के आयतन का मैंने 3 गुना कर दिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद से यहाँ पर आपका ये आप 3 से 3 कैंसिल करो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको r1 का स्क्वायर इंटू h1 बट्टे का 3 बराबर r2 का स्क्वायर इंटू का h2। फिर आगे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो शंकु बी की ऊंचाई है वो ए की अपेक्षा 3 गुनी है। जो शंकु बी की ऊंचाई है वो ए की अपेक्षा 3 गुनी है। शंकु बी की जो ऊंचाई है वो ए की अपेक्षा 3 गुनी है, यानी यदि ए की ऊंचाई 1 है तो बी की ऊंचाई 3 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो शंकु बी की ऊंचाई है ए की अपेक्षा 3 गुनी है, यानी ए की ऊंचाई यदि 1 होगी तो बी की ऊंचाई आपका 3 होगी। अब यहाँ पर रख दो h1 h2 का मान, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट r1 का स्क्वायर, h1 का मान कितना होगा, h1 किसके लिए आएगा, शंकु ए के लिए, तो h1 का मान 1 बट्टे का 3 बराबर r2 का स्क्वायर, h2 का मान किसके लिए आएगा, b के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका r1 का स्क्वायर बट्टे r2 का स्क्वायर वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको 9 बट्टे का 1। तो यहाँ से आप r1 अनुपात r2 की वैल्यू निकालोगे तो 3 अनुपात 1 मिल जाएगा। आपको यह बताना है a की त्रिज्या से अनुपात है, कितना अनुपात है, 3 अनुपात 1 में है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस प्रकार से दे रखा है कि 6 सेमी त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार खींचा गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता रखा है। जैसे गोले से आपको एक तार के रूप में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा कि जो आपका गोला होगा वो गोले का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो आपका तार है कहीं ना कहीं आपका बेलन के रूप में है, चाहे इसकी त्रिज्या कितनी भी कम हो, जो आपका तार है कहीं ना कहीं एक बेलन के रूप में है, यानी कि गोले के आयतन जो होगा वो आपका बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि गोले के द्वारा एक बेलन के रूप में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका तार है कहीं ना कहीं आपका एक बेलन के रूप में है। तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है, बेलन के आयतन को गोले के आयतन के बराबर कर देते हैं। तो जो आपका गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन ये स्टूडेंट आपका होता है 4/3 पाई r3, और जो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन आपका होता है 5r² h। तो
तो आप मान लो डियर स्टूडेंट गोले का आयतन R1 है और बेलन का आयतन R2 है, तो पाई से भाई साहब पाई कैंसिल, 4/3 R1 का क्यूब बराबर R2 का स्क्वायर इंटू का एच। यहाँ पर आपको 6 सेमी त्रिज्या दे रखा है गोले का, यानी R1 की वैल्यू आपका 6 है, तो 4/3 गुणे 6 का होल क्यूब बराबर R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो तार है इसकी त्रिज्या भी दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका बेलन है, जो तार के रूप में बेलन है उसकी त्रिज्या दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू पाई। तो जो यह h की वैल्यू निकालोगे यही तार की लंबाई होगी, क्योंकि जो आपका तार है वो बेलन के रूप में है, तो जो बेलन की लंबाई होगी वो बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। अब सॉल्व कर लो, देखो 4/3, 6 का क्यूब करोगे 216 आएगा बराबर 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा इंटू का एच। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल लो, या तो इसको आप काट लेते हैं तो आपका हो जाएगा 3 7 21, 3 दूना 6, तो 72 गुणे का 4 बटेगा 0.01, तो यहाँ से 4 दूना 8, 4 7 28 बटेगा 0.01। तो ऊपर नीचे करते क्या है, 100 से गुणा और 100 से भाग करोगे, जब ऊपर 100 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 288 लेकिन जब नीचे 100 से गुणा करोगे तो एक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 288 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन जितने भी ऑप्शंस आपके दिए गए हैं टोटल ऑप्शंस में आपका मीटर में दिया गया है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 288 मीटर। इस तरीके से जो तार की लंबाई होगी वो आपका 288 मीटर हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को बोला है 4 सेमी त्रिज्या वाले 16 सेमी ऊंचे एक लोहे के ठोस बेलन को 2 मिमी त्रिज्या की ठोस गोलियां बनाई जा सकती है, यानी कि आपका 4 सेमी त्रिज्या और 16 सेमी ऊंचे एक ठोस बेलन है जिससे आपके 2 मिमी त्रिज्या की गोले बनाए जाते हैं, तो कितनी गोलियां आप बना सकते हैं ये आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए तो करना क्या होता है, जो आपका 4 सेमी त्रिज्या और 16 सेमी ठोस बेलन है ना, उस बेलन के आयतन में आप एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 मिमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो करते क्या है, बेलन के आयतन में 2 मिमी त्रिज्या वाले ठोस गोले के आयतन से भाग दे देते हैं तो हमको गोलियों की संख्या मिल जाएगी। तो देखना डियर स्टूडेंट ध्यान से, तो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या है, गोलियों की संख्या n बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन बटे 2 मिमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर बटे का 2 मिमी त्रिज्या के ठोस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ये आपका R1 जो है बेलन की त्रिज्या है, जो R2 है ये आपका गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितना है, यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई दे रखा है 16 बटे का 4/3। अब देखो जो आपका गोला बन रहा है वो आपका मिलीमीटर में त्रिज्या दे रखा है, जो गोला बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या मिलीमीटर में दे रखा है, लेकिन आपने बेलन के डायमेंशन के देखा किसमें है, ये आपका सेंटीमीटर में है। तो डियर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो जो आपका 0.2 मिलीमीटर होगा ये किसके बराबर होगा, ये आपका डियर स्टूडेंट 0.2/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। 2 सेंटीमीटर शायद है,
2 मिलीमीटर है ना, तो ये आपका जो 2 मिलीमीटर होगा डियर स्टूडेंट, जो आपका 2 मिलीमीटर होगा, ये आपका 2/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर हम त्रिज्या को, गोले की त्रिज्या को मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2/10 का होल क्यूब। ठीक है, तो 4 चौक 16 गुणे 16 बटे का 4/3 गुणे इसका क्यूब करो, 2/10 का क्यूब करोगे तो मिल जाएगा आपको 8/1,000। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 8 दूना 16, 2 दूना 4, फिर 2 अट्ठे 16, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 ऊपर है, 3000 ऊपर जाएगा तो गुणे आपका हो जाएगा 3000, 8 3 कितना हो जाएगा 24,000, यानी कि 2 मिमी त्रिज्या की 24,000 गोलियां बनाई जा सकती है 4 सेमी त्रिज्या और 16 सेमी ऊंचाई वाले ठोस बेलन से। तो इस तरीके से जो टोटल गोलियां होंगी वो आपका 24,000 बनाई जा सकती है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैं डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका डियर स्टूडेंट, 10 सेमी व्यास के गोले का भार आपका 7.5 केजी है, उसी पदार्थ के गोले का जिसका व्यास आपका 6 सेंटीमीटर है, तो भार क्या होगा ये आपको बताना है। तो करते क्या है डियर स्टूडेंट, दोनों गोले के आयतन के अनुपात को दोनों गोलों के भारों के अनुपात के बराबर कर देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूँ कि जो 10 सेमी व्यास का गोला है उसका आयतन आपका है v1, और जो 6 सेमी व्यास का आपका गोला है उसका आयतन आपका है v2, और जो 10 सेमी व्यास का गोला है उसका वेट जो है वो आपका w1 है। w1 यहाँ दे दिया है तो रख दो। जो 10 सेमी व्यास का गोला है उसका भार आपका दे रखा है 7.5 केजी, तो 7.5, और जो 6 सेमी व्यास का गोला है उसका भार आपको नहीं पता है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 10 सेमी व्यास के गोले का आयतन क्या होगा, तो 10 सेमी व्यास के गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो 10 सेमी व्यास है तो उसकी त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होगा आपका 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 सेमी व्यास के गोले का आयतन निकाल लो, तो 4/3 पाई व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 7.5 बटे का x क्यूब। अब देखिएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई से 5 का क्यूब करोगे तो 125, 3 का क्यूब करोगे तो 27 बराबर 7.5 बटे का x। 25 से काट दो तो 25 या 75, 25 से काट दो 25 25 125, तो 5x बराबर क्या मिल जाएगा 27 गुणे का 0.3, तो 5x बराबर मिल जाएगा 27 या 81, यानी 1.1 मिल जाएगा। 5 से काट दो तो 5 एकम 5, 5 छक 30, फिर 5 दूना 10, यानी कि 1.62 मिल जाएगा। इस तरीके से जो x का मान होगा वो आपका 1.62 केजी होगा, यानी कि 6 सेमी व्यास वाले गोले का जो वेट होगा, गोले का जो भार होगा वो आपका 1.62 केजी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान से अच्छी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन को आप धुआं कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को बोला है, एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, इसमें 9 सेमी व्यास का एक गोला डालने पर पानी का तल आपका 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, जो बाबू आप 9 सेमी व्यास का गोला डाल रहे हैं, जो आप 9 सेमी व्यास का गोला डाल रहे हैं, वह गोला अपने आयतन के बराबर ही तो पानी विस्थापित करेगा।
यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जो आपका 9 सेमी व्यास वाला गोला है उसका आयतन 2 सेंटीमीटर ऊपर उठे पानी के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि जितना आप गोले का आयतन जितने गोले के आयतन के बराबर आप डालोगे गोला, वही तो पानी विस्थापित करेगा। जैसे ये मेरा मार्कर है, तो किसी बाल्टी में पानी भरा है, तो यदि मैं इस मार्कर को बाल्टी में डालूंगा तो यह मार्कर क्या करेगा, अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगा। यानी कि जो आपका 9 सेंटीमीटर व्यास वाला गोले का आयतन होगा वो आपका 2 सेंटीमीटर ऊपर उठे बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लो। तो देखो यहाँ पर करेंगे क्या, 9 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के आयतन को 2 सेंटीमीटर ऊपर उठे बेलन के आयतन के बराबर करते हैं। तो 9 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, व्यास है 9 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 9/2, इसका कर दो बराबर। यह जो होगा वो आपका 2 सेंटीमीटर ऊपर उठे बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू तो पता नहीं है, कितना पानी ऊपर उठ रहा है, केवल 2 सेंटीमीटर। वो पानी ऊपर उठ रहा है उसी से मतलब है, क्योंकि पानी इसीलिए तो उठ रहा है क्योंकि हम उसमें गोला डाल रहे हैं। केवल आपका 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ पर आप रख दो ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू, पाई कैसे, 2 से काट दो, 2 दूना 4, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2/3 गुणे 9/2 का होल क्यूब करो तो 81 गुणे 9/4 आ जाएगा, 4 गुणे 2 आ जाएगा। देखो 9 का क्यूब तो 81 गुणे 9 होगा, 2 का क्यूब तो 2 गुणे 4 होगा, बराबर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से काट लो तो 3 3 का, तो मिल जाएगा आपको 81 गुणे का 3/4 के रूप में, ये आपका आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ से जब आर की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको 9 कौड़ी में 3/2 के रूप में। इस तरीके से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठे पानी का जो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या होगी वो आपका 9 कौड़ी में 3/2 होगा। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो भाग पानी का जितना भाग आपका पानी ऊपर उठता है उसका आयतन गोले के आयतन के बराबर कर दो। यानी कि जो भी वस्तु आप डाल रहे हो उस वस्तु का आयतन ऊपर उठे पानी के आयतन के बराबर होता है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सिंपल सा इसका भी कॉन्सेप्ट है। बोला है एक अर्धगोला एवं एक शंकु समान आधारों पर रखे तथा शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो अर्धगोला एवं शंकु के आयतन में अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बोला एक अर्धगोला एवं एक शंकु समान आधारों पर पड़े। तो सबसे पहले हम भैया इनको खड़ा कर लेते हैं। ये मैंने अर्धगोला बना लिया, ये मैंने अर्धगोला बना लिया, इस पर एक आपका शंकु खड़ा है। इस तरीके थोड़ा सही बना लो भाई, इस तरीके से मैंने एक शंकु इस पर खड़ा कर दिया, ठीक है। बोला है कि अर्धगोला और शंकु जो है समान आधार पर है, तो मैंने अर्धगोला और शंकु को समान आधार पर कर दिया। शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर है, तो अर्धगोला एवं शंकु के आयतन में अनुपात बताना है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन आपका 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मैं मान लेता हूँ त्रिज्या तो दोनों का समान है, त्रिज्या में कोई डिफरेंस कर नहीं सकते। अब बात आती है ऊंचाई का, तो ऊंचाई को ऊंचाई ही रखते हैं, क्योंकि जो आपकी ऊंचाई आएगी केवल और केवल आपका शंकु में आएगी, आपके गोले में तो ऊंचाई आएगी नहीं, तो उसका कोई डिफरेंशिएट है नहीं। तो त्रिज्या दोनों का समान है तो समान है, ऊंचाई है तो ऊंचाई मैंने बता दी। अब देखो a3 से a3, a पाई से a पाई। अब देखो यहाँ पर मिलेगा 2r का क्यूब बराबर r स्क्वायर इंटू पाई। आगे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है
कि जो आपके शंकु की ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर है। यानी कि जो आपके शंकु की ऊंचाइया है वो आपका आधार के व्यास के बराबर है। तो देखो आर स्क्वायर ऑलरेडी है, जो शंकु की ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर है। तो आधार का व्यास कितना है? आधार का व्यास आपका 2r के बराबर है, क्योंकि जो आधार का व्यास है यदि त्रिज्या r होगा तो आधार का व्यास क्या होगा? 2r के बराबर होगा। बराबर आपका हो जाएगा 2r3। अब देखो 2r3 बराबर आपका हो जाएगा 2r3। तो कैंसिल आउट, यानी कितना? 1:1 का अनुपात मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसी अनुसार आप सॉल्व करो। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी ध्यान से समझिएगा। बोला है h ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ तथा समान वृत्ताकार आधार क्षेत्रफल के शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपका h/2 है, तो उसके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 13 की तरह इसको सॉल्व करना है। बोला है एक आपका अर्धगोला है, नहीं अर्धगोला नहीं है भाई। बोला है h ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ तथा समान वृत्ताकार आधार क्षेत्रफल के शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई h/2 है, वक्र पृष्ठ का अनुपात आपको बताना है। तो करते क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ को शंकु के वक्र पृष्ठ को बराबर कर देते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πr। यहाँ से देखो दोनों के आधार समान है यानी त्रिज्या समान होगा, तो यहाँ से r से बाबू r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 2h बराबर आपको क्या मिल जाएगा? l के रूप में। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपका h/2 है, यानी कि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है इसका मान h/2 है, तो 2h l का मान आपका है h/2। तो यहाँ से आपका या तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एच कैंसिल कर दो, तो 2 दूना 4 बराबर 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 4:1 का अनुपात आ जाएगा। 4:1 का अनुपात आ जाएगा बेलन तथा शंकु की वक्र पृष्ठ में अनुपात जो होगा वो आपका 4:1 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट मैंने ये तो बराबर किया, अनुपात के रूप में चलते, यदि आप अनुपात के रूप में चलते तो भी आपका कॉन्सेप्ट वही होता है, क्योंकि अनुपात का मतलब जो होता है वो आपका भाग के रूप में होता है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी आप ध्यान से समझिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई आपका 20% बढ़ा दिया जाए तो शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी होगी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो आपका लंबवृत्तीय शंकु है उसकी आधार की त्रिज्या आपका है r1 और उसकी ऊंचाई आपका है h2, यानी कि जो प्रारंभिक में शंकु की त्रिज्या है वो आपका r1 है और जो ऊंचाई है वो आपका h1 है। तो मैं मान लेता हूँ r1 की वैल्यू आपका है 100 और h1 की वैल्यू आपका है 100, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100% होती है। बोला है कि त्रिज्या और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो यदि मैं त्रिज्या में 20% बढ़ाता हूँ तो त्रिज्या आपका r2 हो जाता है और r2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि 20% बढ़ा दिया गया। और जब ऊंचाई में आप 20% बढ़ाओगे तो h2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि 100 में 20% बढ़ाओगे तो 120 ही आएगा। तो आपको यह बताना है कि शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम रेशियो में कर लेते हैं 20 25 100 और 20 छक्का 120, 20 25 100 आइए आपका 20 छक्का 120। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जब शंकु की त्रिज्या 5 और ऊंचाई भी 5 है तो शंकु का आयतन क्या था?
और 20% वृद्धि करने के बाद शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन पहले V1 निकालो। तो V1 क्या होगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई S2। अब V2 का मान क्या होगा? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू का S2। अब देखो V1 की वैल्यू निकालो तो 1/3 हो जाएगा पाई। अब देखो R का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 और H1 की वैल्यू भी 5 है। यहाँ पर V2 की वैल्यू निकाल लो तो 1/3 पाई R2 की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा और ऊंचाई का मान 6। तो यहाँ पर देखो V1 की वैल्यू कितनी आएगी? V1 की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगा 125 पाई बट्टे का 3। और जो V2 की वैल्यू मिल जाएगी वो आपको कितना मिल जाएगा? 216 पाई बट्टे का 3। अब एक चीज देख रहे हो, पाई बाई 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो V1 की वैल्यू है वो आपका है 125 और जो V2 की वैल्यू है वो आपका है 216। यानी कि पहले जो आयतन था वो आपका 125 था, अब जो आयतन है वो आपका 216 हो जा रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? आयतन में डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 216 में से 125 घटाओ, आयतन में आपका 91 की वृद्धि हो रही है। किससे? 125 से। तो 125 कर दिया, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो तो 25 चौका 100, 25 25 125। देखो कितना होगा? 4 एकम 4 और 4 9 36 बटे का 5, तो ये आपका आ जाएगा 5 सते 35, बचेगा 1 4 5 दूना 10 तिरपन 4, तो 72.8 आ रहा है। लेकिन लगभग में लेकर जाना है तो 72.8 को हम क्या लिख सकते हैं? 73% के आसपास लिख सकते हैं। इस तरीके से शंकु के आयतन में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो आपका 73% हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप ध्यान से समझिएगा। बोला है h ऊंचाई वाले वृत्ताकार सिलेंडर की वक्र सतह पर समान वृत्ताकार आधार क्षेत्रफल का सम जिसकी पीरियड ऊंचाई h/4 है, तो वक्र सतह का क्रमशः अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बेलन के वक्रपृष्ठ और शंकु के वक्रपृष्ठ में अनुपात निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो आपका बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है वो आपका होता है 2 पाई RH, इसको R1 मान लो, इसको H1 मान लो। और जो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है वो आपका होता है पाई RH। क्वेश्चन में ऐसा बोला है h ऊंचाई वाले वृत्ताकार सिलेंडर की वक्र सतह पर समान वृत्ताकार आधार क्षेत्रफल का सम, यानी कि दोनों के आधार के क्षेत्रफल समान है। यानी कि R1 और R2 दोनों समान होगा तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका शंकु का आधार का क्षेत्रफल है वही आपका बेलन का भी है। फिर देखो पाई से पाई भी कैंसिल कर दो, देखो 2h1 बराबर आपको मिल जाएगा L के रूप में। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई h/4 है, यानी कि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान है वो आपका h/4 है। तो 2h बराबर h/4, यहाँ पर h1 मानने की कोई जरूरत नहीं है। देखो h से h कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा 8 बराबर 1, यानी अनुपात में देखोगे तो 8 अनुपात 1 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी आप ध्यान से समझो डियर। बोला है एक आयताकार टीन शीट जिसका साइज आपका 12 सेंटीमीटर पूरे 16 सेंटीमीटर है को मोड़ करके बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन है। तो देखना ध्यान से, इतना अच्छा सा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि आपको मजा आ जाएगा। देखो एक आपका 22 पूरे 16 सेंटीमीटर का टीन शीट है, तो मान लो ये आपका टीन शीट है जिसकी लंबाई आपका है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका है 16 सेंटीमीटर। इस टीन शीट को ऐसे मोड़ना है कि इसकी ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर हो।
तो आपका जो एरिया है वो आपका 22 × 16 का है, यानी लंबाई 22 है और चौड़ाई आपका 16 है। तो जब मैं चौड़ाई के पर्सपेक्टिव मोड़ूंगा, चौड़ाई के पर्सपेक्टिव मोड़ूंगा तभी तो हमारी ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई थी ये आपका 16 सेंटीमीटर थी। तो यदि मैं चौड़ाई के पर्सपेक्टिव से मोड़ूंगा तो ही तो हमारी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि जब हम चौड़ाई के पर्सपेक्टिव मोड़ेंगे तो ऊंचाई तो आपका 16 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जो आपका 22 सेंटीमीटर लंबाई थी वो आपका बेलन के परिधि में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी लंबाई है ये किसमें कन्वर्ट हो रही है, ये आपका बेलन के परिधि के रूप में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि यही तो आपकी लंबाई है। तो इस तरीके से आपको समझना ये है कि जो आपकी पिंसेट की लंबाई है वो आपका बेलन के परिधि के रूप में कन्वर्ट हो रही है, और जो आपकी चौड़ाई है वो आपका बेलन की ऊंचाई के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, जो आपकी बेलन की ऊंचाई होगी वो आपका 16 सेंटीमीटर होगा, और जो बेलन का परिधि 2πr का मान होगा ये आपका 22 के बराबर होगा। तो 2 × 22/7 गुणे r बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, तो r की वैल्यू मिल जाएगी 7/2। अब आप बेलन का आयतन निकाल सकते, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, यानी 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर होगा। s की वैल्यू आपका 16 है, तो 16 साल कर लो, तो देखो 4 चौको 16, 7 से 7, तो 7 चौक 28 गुणे का आपका हो जाएगा 22, तो 28 दूना 56 कुछ है, 28 दूना 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से जो बेलन का आयतन होगा वो आपका 616 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे सॉल्व करना, तो देखना डियर, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ आपका 36 पाई वर्ग सेमी है, तो इसका आयतन है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका होता है 4πr², इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 36 पाई, तो आयतन आपको बताना है। देखो पाई से पाई कैसे 4 9 36, तो यहाँ पर r² की वैल्यू मिल जाएगी 9, तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपके गोले की त्रिज्या है वो आपका है 3 सेंटीमीटर। तो आयतन निकाल लो, आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 हो गया, पाई हो गया आर का 3 का क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 3 से काट दो 3 9 27, तो 9 चौक कितना हो गया 36 पाई। इस तरीके से जो गोले का आयतन होगा वो आपका 36 पाई होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब लास्ट के दो क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। बचे के लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 को बोला है एक शंकु की ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या आपका 12 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सा है। एक शंकु की ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या आपका है 12 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू है आपका 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ आप तभी निकाल सकते हो जब आपको तिर्यक ऊंचाई पता हो। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से बाबू मैं शंकु बना देता हूँ, इस तरीके से मैंने शंकु बना दिया। तो बेलन की त्रिज्या है 12, ऊंचाई है 16, तो तिर्यक ऊंचाई क्या आएगी, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हो, कोण का ही तो रूप है, तो तिर्यक ऊंचाई यानी यल की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, यल स्क्वायर बराबर आधार की त्रिज्या का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर, तो त्रिज्या आपका है 12 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस का 16 का स्क्वायर 256, 256 144 जोड़ोगे तो 400 आएगा। तो यहाँ से यल स्क्वायर की वैल्यू 400, तो यल की वैल्यू आपको मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर।
यानी कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आप निकाल सकते हो बेलन का बटे पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 12 रख दो, एल की वैल्यू 20 रख दो, तो सॉल्व कर लो। तो 12 दूना 24, देखो 22 गुणे 12 दूना 24 यानी 240 बटे का 7 कर लो। तो देखो एक जीरो है तो जीरो लगा दो, 24 दूना 48 को 8, 24 दूना 48 तो 50 दो 52 बटे का 7, 7 से कैंसिल कर लो। तो 7 सत्ते 49, 3 8, 7 पचे 35, 3 जीरो, 7 चौक 28, फिर 2 जीरो की 7 दूना 14, यानी कि 754.2 के आसपास आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईआरटी एग्जाम में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि जो आपसे बनेगा। बस आप सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला देख करके जाओ, 100% गारंटी के साथ डियर स्टूडेंट मैथ के 50 क्वेश्चन में से आप 40 से 45 क्वेश्चन मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर पाओगे। बस आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ के तो जाओ। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद से जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, होमवर्क के रूप में होगा, इसको सॉल्व करके आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात आपका 1:4 तथा उनके व्यासों का अनुपात आपका 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि शंकु के आयतन वो आपका V1 और V2 के रूप में है। इसका अनुपात आपको दे रखा है 1:6। तो पहले शंकु का आयतन आपका क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू का H2 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1/4। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैसे, तो यहाँ से आपका R1 का स्क्वायर इंटू का H1 बराबर R2 का स्क्वायर इंटू H2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4। फिर क्वेश्चन में आगे ऐसा बोला गया है कि व्यास का अनुपात आपका 4:5 है, यानी कि पहले शंकु का जो व्यास है 4 है और दूसरे शंकु का आयतन जो व्यास है वो आपका 5 है। तो यदि पहले शंकु का व्यास आपका 4 होगा तो त्रिज्या कितनी होगी 2 होगी, यानी 2 का स्क्वायर इंटू का H1 बटेगा दूसरे शंकु का व्यास है 5 तो त्रिज्या कितना होगा 5/2 का होल स्क्वायर गुणे का H2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4। अब देखना यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू H1 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू का H1 हो जाएगा बराबर, इसको आप राइट साइड लेकर जाओ तो 5/2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 5/2 का स्क्वायर करोगे या तो कर लो एक बार यार, 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 25/4 हो जाएगा इंटू का H2 हो जाएगा बराबर है 1/4। तो यहाँ से देखो 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 ठीक है देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो H1/H2 की वैल्यू क्या आएगी, H1/H2 की वैल्यू क्या आएगी 25/4 आपका ऊपर जाएगा और यह 4 जो है इस 4 के साथ आएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट H1/H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 ऊपर है, यह जो आपका 16 है 4 के साथ जाएगा 64, यानी H1/H2 की वैल्यू 25:64 हो जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास में मेंसुरेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है उसको आप एक बार अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए, आप 100% सॉल्व कर पाएंगे, ये गारंटी के साथ करता हूँ। तो लास्ट के 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइएगा डियर स्टूडेंट इन क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।